हेलो माय डियर, आप सभी को वेलकम करता हूं। जितने भी हमारे सेकेंड ईयर के डियर स्टूडेंट हैं, तो आज है चौथा दिन इस सप्ताह का और इस हिसाब से मेरा चौथा सब्जेक्ट यानी आखिरी सब्जेक्ट का यह वीडियो भी है। तो माय डियर, यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं बहुत शानदार प्रश्न है चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, जो कि आपके सेकेंड ईयर में पढ़ना है। चाइल्ड हेल्थ एंड पीडियाट्रिक नर्सिंग होता है, ठीक है ना। तो यह यूनिट नंबर चौथा है हमारा। आप लोगों को मैं इससे पहले यूनिट 4 में जो है मैं पढ़ा चुका हूँ कि यूनिट 4 में लो बर्थ वेट बेबी मतलब कम वजन वाले शिशु और प्री मैच्योर बेबी मतलब अपरिपक्व शिशु के बारे में, ठीक है। तो दोनों प्रश्न मैं आपको अच्छे से करा चुका हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर में और सारे इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज हम देखते हैं। आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है, यह जो क्वेश्चन आपके सामने में है देख सकते हैं। आपका यह 12वां जो है वीडियो नंबर 18वां होने वाला है यूनिट नंबर 4 का, ठीक है, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का। माय डियर, आपके पूछ सकते हैं एग्जाम में 5 नंबर में, ठीक है ना। 5 नंबर में हम लोग को पूछ सकता है एग्जाम में ओरल थरस के बारे में, ठीक है ना, कि ओरल थरस क्या होता है बताइए इसके, ठीक है ना। तो माय डियर, ओरल थरस, इसी को हम लोग थरस भी कहते हैं या इसी को हम लोग मोनीलियासिस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मोनीलियासिस भी कहते हैं, ठीक है ना, मोनीलियासिस कहते हैं, ठीक है, समझ गए। तो चाहे आपसे मोनीलियासिस पूछे या फिर कैंडिडा ओरल कैंडियाडिस पूछे या फिर थरस पूछे, सबका नाम एक ही होता है। इसका मतलब होता है मुख पाक या मुख व्रण, ठीक है, जो आमतौर पे हम लोग मुंह के छाले से या निनामा से जानते हैं या मुंह में गर्मी हो जाता है, इस चीज़ से हम लोग जो है जानते हैं। तो चूँकि चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में हमें पढ़ना है ये चीज़ें, तो हमें जानना है कि आखिर यह क्यों होता है, किस कारण से होता है। बहुत लोगों को यह प्रॉब्लम होता है कि मुँह में छाला पड़ जाता है, गाल में पड़ जाएगा, मुँह के बगल में, ठीक है ना, गाल में अंदर से, होठ पर हो जाता है, जीभ में हो जाता है। तो इस प्रकार से जो है एक छाले नुमा वाइट दाग टाइप से, चकत्ता टाइप से उजर हो जाते हैं, कटा हुआ, समझ गए ना। तो वही जो है छाला, इसको हम लोग बोलते हैं, जिसको मुख पाक मतलब मुंह पक गया या ओरल थरस इसी को बोला जाता है, ठीक है ना। चलिए हम लोग इसको समझते हैं। यह 5 नंबर से ज़्यादा में नहीं पूछ सकता है, इसलिए देखिए मुख पाक या मुख व्रण, इसी को ओरल थरस या इसी को जो है हम लोग दूसरा नाम भी देखे हैं ओरल कैंडिडियासिस या मोनीलियासिस, ठीक है ना। चलिए देखिए क्या होता है। सबसे पहले यह एक कवक संक्रमण है, फंगल संक्रमण है जो कैंडिडा अल्बिकेंस के द्वारा होता है। सबसे पहले आप लोग ये ध्यान में रखिए, आपसे ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा गया है कि ओरल थरस किस जीवाणु के कारण होता है। तो सबसे पहले समझिए, ओरल थरस एक फंगल इन्फेक्शन है, फंगल संक्रमण है जो कैंडिडा अल्बिकेंस के कारण होता है। किस कारण? कैंडिडा अल्बिकेंस के द्वारा होता है। कैंडिडा अल्बिकेंस एक फंगल जीवाणु है जिसके संक्रमण से ओरल थरस मुंह पाक होता है, ठीक है, या मुंह आ जाना इसी को बोलते हैं। शिशु के 3 जो बच्चे होते हैं जन्म लेने के 3 से 4 दिन तक ठीक से पोषण लेता है। बाद में अगर पोषण के प्रति अनिच्छा प्रकट करता है तो समझेंगे कि इसे मुख पाक जो है हो सकता है, ठीक है। मान गए बच्चा में ये चीज़ें जो होता है, तो आप नॉर्मली अगर वयस्क में हुआ है या बच्चे में हुआ है तो यहाँ तक बोलने के भी मन नहीं करता है। अगर किसी को मुंह आ जाता है, मुंह में गर्मी छाले आ जाते हैं तो देखते होइएगा वैसे व्यक्ति बोल नहीं पाता है, मुंह से बोलने में जो है दिक्कत लगता है, बहुत इरिटेट सा लगता है, समझ रहे हैं ना। तो चूँकि बच्चा है, बच्चा तो बोल नहीं पाएगा कि हमें क्या दिक्कत है, नहीं है। तो वो बच्चा जब शुरुआत के समय में अगर वह ठीक से जो है माँ के दूध ले रहा है यानी पोषण ले रहा है, 3-4 दिन ठीक से लिया और उसके बाद जो है वह पोषण लेने के जो है अनिच्छा प्रकट करने लगा, मतलब स्तनपान करना बंद कर दिया, तो समझेंगे अगर बिल्कुल ऊपर से हेल्थ उसका बिल्कुल सही है तो हम एक बार उसके ओरल थरस भी होने का कारण यह हो सकता है कि वह जो है पोषण के प्रति, भोजन के प्रति अनिच्छा प्रकट कर दे, ठीक है ना। तो यही जो है हमारा मेनली होता है मुख पाक, ठीक है ना। चलिए ये चीज़ों को समझ गए। अगर कोई बच्चा जन्म लिया और 3-4 दिन तक अच्छे से वह जो है पोषण लिया, मीन्स स्तनपान किया, लेकिन उसके बाद वह धीरे धीरे अपने पोषण के प्रति अनिच्छा जाहिर करने लग रहा है, वह नहीं ले पा रहा है अपना पोषण, तो हम समझेंगे कि कारण ये मुख पाक भी हो सकता है, ठीक है। अब इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, कारण में देख लीजिए। जन्म के समय माँ को वैजिनल इन्फेक्शन, अगर बच्चा को ये चीज़ें होता है तो उसका कारण ये भी होगा कि
वैजिनल इन्फेक्शन जो है उसे हो सकता है, ठीक है। वैजिनल संक्रमण, माँ के वैजिनल संक्रमण, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हो सकता है। संक्रमित नवजात, ठीक है, संक्रमित नवजात जो है आपके हो सकते हैं, मतलब बच्चा जो है इन्फेक्टेड हो। संक्रमित बोतल से अगर आप उसे दूध पिला रहे हैं, जो निपल वाला बोतल होता है, अगर उससे आप दूध पिला रहे हैं तो उससे भी जो है संक्रमण हो जाएगा उसके मुंह में। तो ये कुछ कारण है, ज़्यादा कारण है नहीं, ठीक है। माँ से संक्रमण हो सकता है, नवजात खुद से संक्रमण जो है पैदा लेगा, और संक्रमित बोतल से फीडिंग करवाना भी कारण बन सकते हैं। अब इसमें लक्षण और प्रदाह क्या होता है, लक्षण क्या दिखते हैं, तो माय डियर लक्षण के जो होते हैं, मुंह में प्रदाह मतलब लाल हो जाता है, मुंह लालिमा हो जाएगा, ठीक है ना, मुंह आने के बाद हो जाता है। जीभ के किनारे पर घाव, कटा सा घाव की तरह छाला हो जाता है, जीभ से लेकर होठ में भी हो सकता है, दोनों बगल में भी हो सकता है, समझ गए। गालों के अंदर की ओर मसूरों पर, वही चीज़ें है कि गालों के अंदर हो सकता है, मसूरों पर हो सकता है, तालू पर ये हो सकता है, ठीक है, जीभ पर हो सकता है। भूरे सफ़ेद रंग के चकत्ते हो जाते हैं जो बिल्कुल बेकार सा दिखता है। तो यही हमारा कुछ जो है चिन्ह और लक्षण होते हैं, ठीक है। इसका उपचार क्या हो सकता है, तो माय डियर इसका उपचार यही है कि मुख पाक होने पर जहाँ जहाँ कटा रहता है वहाँ पे निस्टैटिन क्रीम आता है, उस निस्टैटिन क्रीम को लगाई जाती है, ठीक है। पूरे शरीर में अगर संक्रमण कैंडिडा संक्रमण है तो उस कंडीशन में एम्फोटेरिसिन आईवी मार्ग द्वारा दिया जाता है, इंट्रावेन के मार्ग द्वारा एम्फोटेरिसिन जो है दिया जाता है अगर पूरे शरीर में संक्रमण हो जाता है तो, ठीक है। चीज़ों को समझ गए, चलिए। तो ये चीज़ें याद रखिए कि अगर किसी को मुंह में छाले पड़ते हैं, घाव होते हैं, तो बहुत सारे जेली आते हैं, ठीक है ना, बहुत सारे क्रीम आते हैं, उसमें से एक क्रीम नेस्टेटिन क्रीम है जो कि लगाया जाता है, ठीक है। अगर संक्रमण पूरे शरीर पर होता है तो उसके लिए एम्फोटेरिसिन एक आईवी मार्ग से दिया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। बाकी नर्सिंग देखभाल में आपको क्या लिखना है देख सकते हैं, आपके सामने है। स्वच्छता को बनाए रखना चाहिए, मुंह को एकदम स्वच्छ बनाए रखे बच्चे का। माँ को उचित स्वास्थ्य शिक्षा देंगे कि कोई भी संक्रमण वाले वस्तु बच्चे के मुँह में ना दे, ठीक है ना। बच्चे को पोषण व देखभाल करने से पूर्व हाथ को अच्छी तरह से साबुन से धोने चाहिए, ठीक है। बोतल द्वारा पोषण देने से पूर्व बोतल को भी संक्रमित करनी चाहिए, गर्म पानी वगैरह से साफ करके बच्चे को दूध जो है देनी चाहिए। तो यह सब कुछ नर्सिंग देखभाल है, कुछ खास है नहीं है प्रश्न में। तो यह प्रश्न होता है समाप्त, यहाँ पे दिया गया है, पूरा के पूरा इंग्लिश में भी दिया गया है, आप लोग देख लीजिएगा, ओके। एक और क्वेश्चन आता है शॉर्ट में ही, यह भी क्वेश्चन 5 नंबर से ज़्यादा में नहीं पूछ सकता है। क्वेश्चंस क्या है, तो ऑप्थेल्मिया नियोनेंट्रम क्या होता है, आप लोग को नाम से यह स्पष्ट है। ऑप्थेल्मो से रिलेटेड होता है आँख का समस्या, ठीक है। तो ऑप्थेल्मिया जो होता है यह आँख का ही प्रॉब्लम है, लेकिन नियोनेंट्रम का मतलब होता है नवजात शिशु, नए शिशु जो अभी अभी जन्म लिया है, ठीक है। तो ऑप्थेल्मिया नियोनेंट्रम जो होता है नवजात शिशु के आँखों का एक रोग होता है जो मुख्यतः संक्रमण के कारण होता है, ठीक है ना। इसे हम लोग नेत्र श्लेष्मा शोथ भी कहते हैं, इसे हमको समझाना है। कोई भी क्वेश्चन को आंसर से पहले लिखने के लिए पहले आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन क्या कहता है उसका पता होना चाहिए, ठीक है। हम यहाँ पे समझ लिए हैं कि ऑप्थेल्मो है, ऑप्थेल्मिया है, कहीं ना कहीं आँख का प्रॉब्लम होगा, तो नियोनेंट्रम है यानी शिशु के बारे में पूछ रहा है कि शिशु के आँख का यह रोग क्या होता है बताइए। तो चलिए हम इसको देखते हैं, एक एक करके समझेंगे भी, ठीक है ना। चलिए आपके सामने में है आंसर इसका, ऑप्थेल्मिया नियोनेंट्रम क्या होता है इसको देखिए। माय डियर, नवजात शिशु के जन्म से 21 दिनों के भीतर आँखों से कोई भी पस युक्त स्राव प्यूरुलेंट डिस्चार्ज निकलना ऑप्थेल्मियम नियोनेंट्रम कहलाता है। इसमें शिशु की दोनों आँखें लाल भी हो जाती है। ऑप्थेल्मिया नियोनेंट्रम का मतलब होता है कि नवजात जो शिशु होता है जो हाल फिलहाल में जन्म लिया रहता है और जन्म से 21 दिन के भीतर अगर आँख से कोई भी सिक्रेशन होता है पस युक्त यानी मवाद वाला या कोई भी आँख से स्राव होता है तो वह जो है ऑप्थेल्मिया नियोनेंट्रम कहलाता है, ठीक है। इसमें शिशु का एक आँख प्रभावित हो सकता है या दोनों आँख प्रभावित हो सकता है, और साथ में आँख से स्राव तो आएगा ही आएगा, मतलब स्राव का मतलब कि आँखों से कुछ निकलना, पस युक्त स्राव, ठीक है ना।
तो इसमें आँख जो है लाल भी हो जाते हैं, ठीक है ना, दाने आ जाते हैं आँख में शिशु के। तो ये जो है आप लोग समझिएगा, ठीक है। तो दोनों चीज़ समझ गए आप लोग, यह दोनों आँख है, ठीक है, आँख होगा यहाँ पे। ओके, यहाँ पे इंग्लिश दिया गया है, इंग्लिश देख लीजिए। अब इसके कारण में कौन कौन से कारण तो बहुत सारे हो सकते हैं, बट यह आँख से जन्म से लेकर 21 दिन तक अगर कोई सिक्रेशन आता है तो वह ऑप्थेल्मिया नियोनेंट्रम हो जाता है, ठीक है। देखते होइएगा कि नॉर्मली बच्चा जन्म लेता है, अगर बच्चे में यह प्रॉब्लम होगा तो उसके आँख से जो है गाढ़ा गाढ़ा मवाद टाइप के आँखों से जो है सिक्रेशन आंसू आते हैं, गाढ़ा गाढ़ा पस वाले। तो नॉर्मली यह जो है ऑप्थेल्मिया नियोनेंट्रम ही होता है, जिसके होने के अनेकों कारण हो सकते हैं। उसमें से कुछ कारण जो है जीवाणु होते हैं, ऑर्गेनिज्म जो है कौन कौन से ऑर्गेनिज्म जीवाणु जो है कारण होते हैं। पहला है ई कोली। फर्स्ट ईयर में आप लोग बैक्टीरिया के जो है डिवाइड में आप लोग पढ़े हैं। ई कोली हो सकते हैं, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस हो सकता है, बैसिलस प्रोटीवस हो सकता है, नाइसेरियाई गोनेराई हो सकता है, क्लेमिडिया ट्रैकोमैटिस हो सकता है। तो माय डियर, यह सब कुछ कारण है जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। यह सब कुछ जीवाणु के कारण होता है। कौन से जीवाणु, तो यहीं पे है, ई कोली जीवाणु के कारण हो सकता है, ठीक है। स्टेफाइलोकोकस ऑरियस के कारण हो सकता है, बैसिलस प्रोटीवस के बारे में हो सकता है, नाइसेरियाई गोनेरिया के कारण हो सकता है, क्लेमिडिया ट्रैकोमैटिस के कारण हो सकता है। तो यह सब जीवाणु के नाम है, ऑर्गेनिज्म के नाम है, ठीक है। चाहे वह स्टेफाइलोकोकस ऑरियस हो, बैसिलस प्रोटीवस हो, नाइसेरियाई गोनेराई हो, ई कोली हो या क्लेमिडिया ट्रैकोमैटिस हो, यह सब के सब जो है आपके क्या हैं यह सब आपके जीवाणु के नाम है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब माय डियर यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, कहता है इनमें से गोनोकोकल ऑप्थेल्मिया सबसे अधिक गंभीर व जो है अंधता का कारण होता है। अब गोनेरिया के कारण अगर किसी को ऑप्थेल्मिया नियोनेंट्रम होता है तो वह गोनेरिया निसराई जो गोनेरिया होता है बहुत ख़तरनाक होता है, सबसे गंभीर यह होता है, और बच्चों में यह जो है अंधता मतलब अंधेपन का भी कारण बन सकता है या गंभीर समस्या आँखों का बन सकता है, ऑप्थेल्मिया गोनोकोकल ऑप्थेल्मिया, ठीक है। चीज़ों को समझ गए। तो आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि जो गोनोकोकल ऑप्थेल्मिया होता है यह सबसे जो है गंभीर होता है, ठीक है, जो नाइसेरियाई गोनेराई के कारण होता है, ठीक है ना, समझ गए। चलिए लक्षण, इसके लक्षण क्या क्या होते हैं। तो नॉर्मली अगर समझिए किसी को आँख में कोई प्रॉब्लम होता है तो आँख लाल हो जाता है, ठीक है। अब हम लोग देखे हैं कि आँख से स्राव होता है पस वाला, तो ही चीज़ें हैं। आँखों से मवाद युक्त स्राव निकलता है बच्चे में, आँखों से पानी बहना, पलकें सूज जाना, आँखें लालिमा होना, आँखों में सूजन होना, यह सब कुछ जो है इसके लक्षण चिन्ह दिखाई देते हैं। तो यह हो गया, इसको याद रखिएगा, ठीक है, कोई खास नहीं है। आप नॉर्मल समझिए कि अगर किसी को बीमारी आँख में हो जाता है, इन्फेक्शन हो, ठीक है ना, तो क्या क्या होता है, आँख से सिक्रेशन आने लगता है, पानी बहने लगता है, पलक सूज जाता है, आँखें लाल हो जाता है, आँखों से मवाद युक्त पस निकलने लगेगा। तो यह सभी लक्षण ही है, ठीक है। तो आँख का है तो आँख से ही होगा ना, पैर से थोड़ी ना होने लगेगा। अब इसका निदान क्या है, तो माय डियर इसके डायग्नोसिस के लिए आँखों के जो स्राव होता है उसका स्वैब में भिगोया जाता है और उससे कल्चर एवं एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी परीक्षण के लिए भेजा जाता है। अब जो स्वेब होता है उस स्वेब में आँखों से जो सिक्रेशन हो रहा है बच्चे को, उस सिक्रेशन से बच्चे को जो है क्या किया जाता है, एक स्वेब होता है, उस स्वेब को भिगाया जाता है और टेस्ट के लिए भेजा जाता है। वह टेस्ट कल्चर और एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी का परीक्षण किया जाता है। ओके, उपचार क्या होता है, इसका उपचार क्या है, तो संक्रमित आँखों को नॉर्मल सलाइन में एनएस में स्वेब भिगोकर साफ करनी चाहिए, ठीक है। स्वेब को सिर्फ एक ही बार उपयोग में लेना चाहिए और उसे साफ करके हटा देनी चाहिए। आँखों के अंदर से बाहर की ओर साफ करनी चाहिए। कभी भी आँख के जब भी आप साफ करें तो बाहर से अंदर की तरफ नहीं, अंदर से बाहर की तरफ साफ करें। मतलब जो भी साफ करे उस चीज़ को डायरेक्ट आँखों के अंदर प्रवेश करे और आँखों के अंदर से आते हुए बाहर तक निकाल ले, ठीक है। जिससे होगा ये कि अगर आप पहले ही बाहर लगा देंगे तो बाहर का संक्रमण आँख में चला जाएगा, ठीक है ना। आँखों में निर्देशित एंटीबायोटिक दवाई डालनी चाहिए। शिशु की देखभाल से पहले एवं बाद में उचित प्रकार से हाथ धोनी चाहिए। शिशु के देखभाल से पहले और बाद में हाथ धोनी चाहिए क्योंकि यह एक संक्रमण होता है, ठीक है।
गोनोकोकल ऑप्थेल्मिया में पेनिसिलिन एंटीबायोटिक ड्रग ऑफ चॉइस होती है। अगर किसी बच्चा को ऑप्थेल्मिया गोनोकोकल हुआ है तो एंटीबायोटिक में पेनिसिलिन ड्रग ऑफ चॉइस होती है। तो यह कुछ उपचार है। उपचार में आँखों को साफ़ सुथरा करने से लेकर एंटीबायोटिक ड्रॉप डालने से लेकर, ठीक है, आँखों को कैसे साफ़ करना है वहाँ से लेकर चॉइस ऑफ ड्रग तक बताया गया है। ठीक है, इसको आप लोग लिख दीजिएगा। अब आता है 10 नंबर का प्रश्न और बहुत महत्वपूर्ण यह प्रश्न है। इसको आपको जो है बढ़िया से करना पड़ेगा और आपको एग्ज़ाम में यह प्रश्न पूछा भी गया है। तो इस प्रश्न को अगर आप लेंगे हल्के में तो आपका एग्ज़ाम में पूछ देगा तो 10 नंबर आपका चला जाएगा। ठीक है, हेलो माय डियर, आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अति बिलुबीनता क्या होता है, या नवजात शिशु का कमला या जॉन्डिस क्या होते हैं। नियोनेंटल जॉन्डिस के बारे में बताइए, या फिर आपसे ये भी पूछ सकता है नियोनेंटल जॉन्डिस के अलावा आपसे पूछ देगा कि हाइपर बिलुबिरीमिया क्या होता है, बताइए। ठीक है, मतलब बिलुबिन का लेवल अत्यधिक, ठीक है ना, सामान्य से अत्यधिक बढ़ जाने को ही जो है हाइपर बिलुबिरीमिया कहते हैं, और इसी को हम लोग दूसरे भाषा में जॉन्डिस भी कहते हैं। अगर शरीर में बिलुबिन का लेवल बहुत बढ़ जाता है तो हम इससे क्या कहते हैं, जॉन्डिस ही कहते हैं। तो अगर बहुत लोग आप लोग देखते होइएगा कि नवजात शिशु जन्म लेता है तो बहुत नवजात शिशु को जो है जॉन्डिस हो जाता है, या बहुत जो है जन्म लेने के साथ ही जॉन्डिस वाला ही रहता है। तो ये सब क्यों होता है, चलिए आज इसको हम समझते हैं। उसी को हम लोग नवजात शिशु का कमला या पीलिया कहते हैं। इसका क्या कारण है, लक्षण, चिन्ह, जाँच, प्रबंध सब चीज़ देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अथवा एक तो हो गया कि नियोनेंटल जॉन्डिस नवजात शिशु की पीलिया। एक होता है आपका देख लीजिए हाइपर बिलीरूबिनिया। ठीक है, हाइपर बिलीरूबिनिया, ठीक है ना, हाइपर बिलीरूबिनिया, ठीक है, हाइपर बिलीरूबिनिया ये चीज़ें हैं। इसी को अति बिलुबिरीनता हम लोग बोलते हैं, रक्त में बिलुबिरीन की मात्रा अत्यधिक बढ़ जाने को। ठीक है, चलिए हम इसको समझते हैं। माय डियर, नवजात शिशु की कमला कहिए या नियोनेंटल जॉन्डिस कहिए या हाइपर बिलुबिरीनिया कहिए, बात वही आती है। नवजात शिशु यानी जो नए नए बच्चे जन्म लिया रहता है उसे नवजात शिशु कहते हैं। नवजात शिशु के शरीर में, बॉडी में जो ब्लड होता है उसमें बिलुबिरीन की अत्यधिक मात्रा इकट्ठा होने के अतिरिक्त बिलुबिरीनिया रक्तता कहते हैं। यानी रक्त में बिलुबिरीन की मात्रा अत्यधिक हो जाने को ही अति बिलुबिरीनिया रक्तता कहते हैं। जिससे शिशु की त्वचा पीली पड़ जाती है, जो नवजात शिशु का कमला या पीलिया कहलाती है। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि नवजात शिशु का पीलिया या फिर कहा जाए हाइपर बिलुबिरीमिया क्या होता है। सीधा समझिए कि नवजात शिशु है, एक जन्म लिया, जन्म लेने के बाद नवजात शिशु के बॉडी शरीर में जो रक्त है उस रक्त में अगर बिलुबिरीन जो होता है, सीरम बिलुबिरीन, उसका मात्रा अगर बहुत अत्यधिक हो जाता है, यानी रक्त में इकट्ठा हो जाता है बिलुबिरीन का स्तर बहुत ज़्यादा, तो वह स्थिति हाइपर बिलुबिरीमिया कहलाता है। ठीक है, अब जैसे ही ब्लड में जो है बिलुबिरीन का लेवल बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा, तो जो बिलुबिरीन होता है उसका जो नेचर होता है, जो रंग होता है, वह पीले कलर का होता है। तो जैसे ही बॉडी में बिलुबिरीन का लेवल सामान्य से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो यह शरीर के जो है क्या करता है, शरीर का रंग पीला हो जाता है, शरीर पीला पड़ने लगता है, और फिर हम समझते हैं कि व्यक्ति को जॉन्डिस हो गया है। तो यही जो है हमारा बच्चे में भी इसी प्रकार से होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे इंग्लिश दिए गए हैं, यहाँ पे हिंदी दिए गए हैं। अब इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, तो माय डियर, एक बिलुबिरीन होने का, बिलुबिरीन बढ़ने का या जॉन्डिस होने का एक बच्चे में जो अभी जन्म लिया है उसमें होने का अनेकों कारण हो सकते हैं। जैसे लाल रक्त कोशिकाओं का जल्दी व अधिक नष्ट होना। मान गए आपके आरबीसी किसी बच्चा में जल्दी बनता है और जल्दी नष्ट होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, थैलेसीमिया कहते हैं। ठीक है, थैलेसीमिया भी हम लोग जो है इसे कहते हैं। ठीक है ना, तो
यह कंडीशन होगा तो बिलिरुबिन का लेवल अधिक बढ़ेगा। यकृत कार्यों की अपरिपक्वता जिससे बिलिरुबिन पर्याप्त मात्रा में रक्त से बाहर नहीं निकल पाता है। अब जितने भी हमारे शरीर में बिलिरुबिन का लेवल हो गया, यह सब जो है हमारे जॉन्डिस में गड़बड़ी के कारण ही होता है। अगर मान गए किसी बच्चा में लीवर अमेच्योर होगा, अपरिपक्व होगा, तो उसमें बिलिरुबिन की मात्रा रक्त में जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, रक्त से नहीं निकल पाएगा। चूँकि रक्त से बिलिरुबिन को बाहर निकालने का काम हमारा या बिलिरुबिन के लेवल नॉर्मल रखने का काम यकृत ही करता है। अगर यकृत ही नहीं सही रहेगा लीवर, तो कहाँ से जो है बिलिरुबिन का लेवल सही हो पाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है माय डियर, रक्त समूहों की असंगता से एरिथ्रोसाइट का क्षय होना, ठीक है। अगर मान गए किसी दूसरे व्यक्ति का ब्लड का दूसरे व्यक्ति में हम चढ़ाते हैं और वहाँ पे ब्लड ग्रुप मैच नहीं करता है, तो एरिथ्रोसाइट का बहुत ज़्यादा आरबीसी का क्षय होता है, जिसके कारण शरीर में ब्लड कमता है, लाल रक्त कोशिका कमता है और जो बिलिरुबिन का लेवल है वह बढ़ता है, ठीक है। चलिए, ये हो गया पॉलीसाइथेमिया भी इसका एक कारण हो सकता है। उसके बाद है रैपिड एंड एक्सेसिव डिस्ट्रक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल, मतलब यह जो है क्या होता है, हमारा रेड ब्लड सेल का बहुत ज़्यादा क्षय होता है, अत्यधिक जल्दी जल्दी बनता है और क्षय भी जल्दी जल्दी होता है। तो कुछ ज़्यादा इसका इम्पोर्टेंट कारण भी नहीं है। कारण में यही है कि आरबीसी जल्दी जल्दी बनेगा और जल्दी जल्दी नष्ट होगा, लीवर सही से काम नहीं कर पाना भी कारण होता है, और रक्त समूहों में असंगतता से एरिथ्रोसाइट आरबीसी का क्षय बढ़ जाता है। पॉलीसाइथेमिया भी इसका कारण हो सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग कारण देख लिए, तो लक्षण क्या होते हैं, इसका लक्षण देख लीजिए माय डियर। लक्षण में अगर किसी को किसी बच्चा में मान गए जॉन्डिस होता है, नवजात शिशु का अगर जॉन्डिस होता है तो उसमें फैट आ जाएगा, फैटिगी आ जाएगा, मतलब थकावट आने लगेगा, वोमिटिंग हो सकता है समय समय पर, मूत्र जो है डार्क यूरिन कलर का हो जाएगा, मल काला होने लगेगा, डार्क स्टूल आने लगेगा। तो यह सब जो है कुछ इम्पोर्टेंट लक्षण है। और जो है लक्षण आप लिख सकते हैं, क्या क्या लिख सकते हैं, तो शरीर पीला पड़ना, ठीक है ना, शरीर का पीला होना, शरीर पीला होना, यह भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया नाखून जो है क्या होना, पीला होना, ठीक है। नाखून का गुलाबी रंग ना होना, यह भी जो है नाखून का गुलाबी जो है कलर ना होना, यह भी जो है बिलिरुबिनिया बढ़ने का कारण हो सकता है, ठीक है ना। शरीर में रक्त की कमी होना, यह भी जो है लक्षण हो सकते हैं। तो ये सब जो है आपके बहुत सारे लक्षण हैं जिसको आप लिखेंगे। मूत्र का रंग जो है पीला डार्क होना, मल का कलर जो है डार्क होना, काला होना, वोमिटिंग होना जल्दी जल्दी, थकावट आना, यह सब बहुत लक्षण होते हैं जॉन्डिस वाले पेशेंट में, जिसको आपको लिखना है। इसका निदान में देख लीजिए क्या क्या सा जो है इसका टेस्ट होगा। तो सबसे महत्वपूर्ण होता है ब्लड का टेस्ट किया जाता है, ब्लड का इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। ब्लड के टेस्ट में जो सीरम का बिलिरुबिन लेवल होता है, जो ठीक है ना, बिलिरुबिन, जो बिलिरुबिन लेवल होता है, यह जो है क्या होता है, बढ़ने से ब्लड के टेस्ट में सीरम बिलिरुबिन का टेस्ट किया जाता है, ठीक है ना। ब्लड ग्रुप और आरएच फैक्टर मिलाया जाता है माँ और बच्चे दोनों का, ठीक है। चूँकि हम लोग नवजात शिशु का देख रहे हैं तो हम यह भी देखेंगे कि कहीं ब्लड ग्रुप में असंगत के कारण तो नहीं है, तो ब्लड ग्रुप और आरएच फैक्टर माँ और शिशु दोनों का मिलान होगा। हीमोग्लोबिन कितना लेवल है, ब्लड कमने से भी शरीर पीला होने लगता है, ब्लड कमेगा तो बिलिरुबिन का लेवल हाई हो जाता है, ठीक है। तो ब्लड ग्रुप में हीमोग्लोबिन स्तर देखेंगे, ब्लड कल्चर का टेस्ट देखेंगे, लीवर फंक्शन, लीवर कैसा काम कर रहा है इसका टेस्ट करवाते हैं। इस सब के सब ब्लड से ही टेस्ट होता है, ठीक है। कुंभ टेस्ट होता है, यहाँ पे देख लीजिए, यह सब जो है जॉन्डिस के लिए ही होता है, ठीक है। तो ये सब जो है टेस्ट ब्लड के लिए करवाया जाता है और फाइंड किया जाता है कि हाँ जिसमें जॉन्डिस है या नहीं है। अब इसके उपचार क्या क्या होंगे माय डियर। किसी पेशेंट को अगर मान गए जॉन्डिस हुआ है तो उसका सबसे महत्वपूर्ण होता है फोटोथेरेपी, खासकर उसके लिए यह प्रभावी होता है जो नवजात शिशु होता है, जो नए नए बच्चा जन्म लिया है और उसको अगर जॉन्डिस हो जाता है तो उसको फोटोथेरेपी, और ये फोटोथेरेपी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि फोटोथेरेपी क्या होता है। तो फोटोथेरेपी पहला उपचार ये हो सकता है।
दूसरा है औषधि, ड्रग दिया जाता है। शिशु को कुछ निश्चित औषधि दी जाती है जो यकृत के कोशिकाओं पर अपने प्रभाव द्वारा देख लीजिए ग्लूकोरोनिल ट्रांसफेरेस एंजाइम के निर्माण को बढ़ा देता है जो बिलिरुबिन के उत्सर्जन में सहायक होता है। ठीक है, तो कुछ दवाइयाँ दिया जाता है जो लीवर के कोशिकाओं पर अपना प्रभाव दिखाता है, जो प्रभाव जो है ग्लूकोरोनाइल ट्रांसफेरेज के एंजाइम होता है, इस एंजाइम के सिक्रेशन को निर्माण को बढ़ाता है जो बिलिरुबिन के उत्सर्जन में सहायता करता है। ठीक है, तीसरा है एक्सचेंजेज ट्रांसफ्यूजन। एक्सचेंजर ट्रांसफ्यूजन के मतलब होता है प्रतिस्थापन रक्ताधान। इसमें शिशु में रक्त से बिलिरुबिन को शीघ्रता से बाहर किया जाता है। इसमें होता यह है, एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन में ये होता है कि ब्लड से जो बिलिरुबिन का लेवल बढ़ा होता है उसको हटा दिया जाता है। ठीक है, कैसे हटा दिया जाता है? ट्रांसफ्यूजन के जरिए। ठीक है, यह जो होता है पूर्णकालिक शिशुओं में जब अति बिलिरुबिनता 20 mg प्रति DL तथा अमिच्योर मतलब अपरिपक्व शिशुओं में बिलिरुबिन का स्तर 10 से 15 mg DL हो तब यह प्रयोग किया जाता है, मतलब एक्सचेंज वाला। ठीक है ना, मतलब ब्लड से बिलिरुबिन को हटाया जाता है कब? जब एक मैच्योर बेबी में 20 mg प्रति DL बिलिरुबिन का लेवल होता है, तब अगर इससे अधिक अगर बिलिरुबिन का लेवल है, जांचने के बाद पता चले कि अगर एक अच्छे समान बच्चे में इतना से अगर अधिक हो तो जो है हम उसे यह करते हैं। और अगर इमेच्योर मतलब अपरिपक्व बच्चे में अगर यह लेवल इतना से अगर ज़्यादा होता है तब जाके हम जो है यह एक्सचेंज वाला ट्रांसफ्यूज़न करते हैं। बाकी आपको यहाँ पे एक चीज़ और समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा? अगर आप नियोनेटल जॉन्डिस के बारे में लिखते हैं या हाइपर बिलिरुबिनिया के बारे में लिखते हैं तो आपको ये वाले चीज़ को डिफिनीशन में इंक्लूड करना पड़ेगा। लेवल आपको बताना पड़ेगा कि कब जो है, तो आपको लिखना पड़ेगा कि परिपक्व बच्चे में इतना mg DL तथा अपरिपक्व शिशुओं में इतना स्तर होने पर जो है हम लोग हाइपर बिलिरुबिनिया कहते हैं। ठीक है, तो इस वाले परिपक्व को और अपरिपक्व वाले का जो बिलिरुबिन स्तर है इसको डिफिनीशन में आप लोग ऊपर इंक्लूड कर दीजिएगा, जिससे पता चल जाएगा, जो भी क्वेश्चन चेकने वाले होंगे कॉपी को उनको पता चल जाएगा कि बच्चा को फैक्ट भी याद है कि कितना लेवल के बाद बच्चे में हाइपर बिलिरुबिनिया हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखिएगा। समझ गए चीज़ों को? चलिए, अब इसका तो हम लोग उपचार देख लिए, फोटोथेरेपी देखे हैं, ड्रग देखे हैं, एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन देखे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे नर्सिंग प्रबंध बताना है। तो माय डियर, नर्सिंग प्रबंध जो है आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। नर्सिंग प्रबंध में पीलिया की जांच के लिए शिशु के त्वचा के रंग को निरंतर जो है आकलन करते रहे। पीला रंग घट रहा है या बढ़ रहा है इसको देखते रहे निरंतर। शिशु में मूत्र का, मल का रंग, मात्रा और प्रकृति को भी जाँचना चाहिए क्योंकि यह सबसे पता लगता है जॉन्डिस के बारे में। तीसरा है शिशु के वाइटल साइनों को निरंतर चेक करते रहेंगे। शिशु के संपूर्ण शारीरिक मानसिक अवस्था का आकलन करेंगे, जैसे ऑक्सीजन की न्यूनता, अति ताप होना, न्यून ताप होना, हाइपोग्लाइसेमिया मतलब ग्लूकोज का लेवल कम जाना अथवा संक्रमण, सभी कंडीशन का जो है पता करते रहेंगे। पाँचवा में है प्रकाश चिकित्सा हेतु शिशु के शरीर को नग्न करेंगे, नीचे नीले प्रकाश और वो उजले प्रकाश में रखते हैं और जब तक जो है रखते हैं जब तक यह अवस्था चलते रहता है प्रकाश थेरेपी, तब तक उसके शरीर को उलट पलट कर चारों साइड से यह थेरेपी लगवाते हैं। ठीक है, प्रकाशीय थेरेपी के दौरान शिशु के आँखों को रक्षा करते हैं, आई पैड से आँखों को ढक देते हैं जिससे रेटिना की क्षति जो है रुक पाती है। ठीक है, मल में बिलिरुबिन के निष्कासन हेतु, ठीक है ना, मल में ठीक है ना, मल में बिलिरुबिन जो है निष्कासन के रूप में निकले, इससे जो है आरंभिक पोषण दे, ऐसा पोषण दे जिससे हम कोशिश करें कि मल के साथ में बिलिरुबिन भी निकल जाए। प्रकाशीय चिकित्सा की अवधि का चार्ट तैयार करें कि कितने दिन पर और कितने देर के लिए प्रकाशीय थेरेपी दिया जा रहा है। ओके, ब्लड ट्रांसफ्यूजन रक्ताधान प्रतिक्रिया के दौरान संक्रमण की रोकथाम हेतु सख्त एसेप्टिक तकनीक को बनाए रखें। हम लोग देखे हैं कि ब्लड जो है ट्रांसफ्यूजन एक्सचेंज किया जाएगा, उसमें से बिलिरुबिन को हटाया जाएगा, तो इस दौरान संक्रमण का खतरा अधिक होता है, तो इसके लिए बिल्कुल एसेप्टिक तकनीक का ध्यान रखेंगे। रक्तादान से पूर्व एवं पश्चात सभी वाइटल साइनों को चेक करेंगे, अगर कोई भी गड़बड़ी होगा तो ब्लड जो है नहीं एक्सचेंज करवाएंगे।
शिशु का तापमान निरंतर बगल से जांचना चाहिए, ठीक है। शिशु को पोषण देने के लिए नीले प्रकाश से निकालें। अगर शिशु को कोई तरल देना हो या कोई पोषण देना हो तो फोटोथेरेपी के दौरान बाहर निकाल कर ही देंगे, ठीक है। शिशु के परिजनों को शिशु से मिलाते समय प्रकाश चिकित्सा से निकालकर आँखों से कवच हटा ले और तब मिलवाना चाहिए। नेक्स्ट है, परिजनों को पीलिया की रोकथाम के लिए स्तनपान को बढ़ावा देने के लिए शिक्षित करना चाहिए। तो कुल मिलाकर यह जो है आपका नर्सिंग प्रबंध हो गया। आप इसमें और सारे नर्सिंग चीज़ों को इंक्लूड कर सकते हैं कि आप किसी बच्चे में पीलिया हुआ है और वह बच्चा अभी अभी कुछ दिन पहले या कुछ घंटे पहले ही जन्म लिया है, तो उसमें यह जो पीलिया होगा वह नियोनेंटल जॉन्डिस होगा, तो उसमें आप क्या क्या मदद कर सकते हैं लिख देना है, ठीक है। तो चलिए हम मिलेंगे अगले वीडियो में। आप अपना ख्याल रखिएगा। PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कुल मिलाकर छोटे और बड़े क्वेश्चन लगाकर मैंने आज 3 क्वेश्चन आपको करवा दिया यूनिट नंबर 4 का। यूनिट नंबर 4 का नाम है चाइल्ड डिसऑर्डर, बालक विकार, बालक का समस्या, ठीक है। यहाँ पे इंग्लिश हिंदी सब दिए गए हैं। PDF डाउनलोड कीजिए और आगे शेयर कीजिए अगर इस चैनल का दिया जा रहा चीज़ अच्छा लगे तो। ओके, मिलेंगे हम अगले वीडियो में। धन्यवाद।